नमस्कार दोस्तों। आज से हम जो स्टूडेंट एआरओ, डबल एआरओ, एओ की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम जो भी पुराने पेपर हैं, जो चाहे डबल एआरओ का हुआ हो, एआरओ का हुआ हो या एओ का हुआ हो, उसके जो भी क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक होगा उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना बूस्टअप करने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को भी उसके साथ में और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके साथ ही अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा बातों में समय खराब नहीं करेंगे। ये जो आज पेपर अपन डिस्कस करेंगे वो आरपीएससी डबल के द्वारा आयोजित डबल एआरओ के पेपर 2022 के अंदर आए हुए जीके के क्वेश्चन हैं, जो अपन अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लिए हैं, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी को इजीली समझ सके वो हिंदी में, और जो इंग्लिश में समझना चाहे वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। दोस्तों, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, यानी सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला पहले आएगा, फिर उससे थोड़ी कम जनसंख्या वाला उसके बाद, और फिर उससे कम वाला बाद में। तो ये जो अपना क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो अधिकतम कुल जनसंख्या थी वो जयपुर की ज्यादा थी, उसके बाद में जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। दोस्तों, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम हो गया, और आरोही अगर पूछ लेता तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाता, यानी कि पहले कम जनसंख्या वाला, उसके बाद में उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। इसके आधार पर अपन कुछ और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगर अपन से पूछा जाता है न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम पूछा जाता है, ये अधिकतम कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम पूछा गया था दोस्तों। और अगर यही क्वेश्चन आता है न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम, तो इसका आंसर जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद होता दोस्तों। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर अधिकतम पूछा गया है तो न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। अब बात करें अपन जनसंख्या वृद्धि दर की। ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में 28.4% रही थी, और 2011 में 21.3% रही थी। जनसंख्या वृद्धि दर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा दोस्तों। तो ये जरूर ध्यान रखें कि 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% थी। इसके अलावा दोस्तों, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। जनघनत्व का मतलब है दोस्तों कि प्रति 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, उसके हिसाब से न्यूनतम जनघनत्व, यानी जैसलमेर का है न्यूनतम जनघनत्व दोस्तों, जो कि प्रति किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, क्योंकि वहां के एरिया के मुकाबले आबादी बहुत कम है। और यही दोस्तों, अगर अधिकतम जनघनत्व वाला जिला पूछा जाए तो जयपुर होगा। जयपुर में प्रति किलोमीटर के हिसाब से रहने वाले लोगों की संख्या 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अच्छा दोस्तों, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी किसके देवता, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन है गायों के, सेकंड भेड़ों के, थर्ड घोड़ों के, या चौथा ऊंटों के। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे तेजाजी की जो घोड़ी थी
उसका नाम लीलैंड था और उसको सिनगारी भी कहते थे दोस्तों। लीलैंड अधिकतर को पता होता है लेकिन सिनगारी का अधिकतर स्टूडेंट को नहीं पता होता, तो ये भी आप ध्यान रखें कि उनकी घोड़ी का नाम लीलैंड था जिसको सिनगारी भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है दोस्तों। पाबूजी, पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी गायों के देवता के रूप में है, उसी प्रकार अगर ऊंटों के देवता पूछे जाते हैं तो पाबू जी। इसके अलावा ग्वालों के देवता देव बाबा, देव बाबा ग्वालों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और ओरण के देवता अगर पूछा जाए तो तल्लीनाथ जी है दोस्तों। हाँ, अब एक फैक्टर कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद करने होंगे कि पंच पीर कौन कौन से हैं। लोक देवताओं में पंच पीर गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया, ये पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। तेजा जी पंच पीर में नहीं आते हैं दोस्तों। कई बार ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कौन से लोक देवता पंच पीरों में नहीं आते हैं, और उसमें अधिकतर में तेजा जी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें आप लोग कि पंच पीर में तेजा जी नहीं आते हैं। पंच पीरों में गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया का नाम आता है। आगे चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। दोस्तों वनों से रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो जब भी सदाबहार वन का नाम आए तो आपको वो एरिया देखना है जहां पर पानी और पानी अच्छी तादाद में हो, और वो एरिया आबू पर्वत का एरिया है दोस्तों, और इसका सही आंसर भी आबू पर्वत ही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं दोस्तों। वनों में दोस्तों जो क्लासिफिकेशन है राजस्थान का, उसमें शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन आते हैं जिसको शुष्क पर्णपाती वन भी बोलते हैं। इनका एरिया मैक्सिमम है और ये 58.11% है दोस्तों। इसके बाद सबसे ज्यादा एरिया जो राजस्थान में हो वो मिश्रित पर्णपाती वनों का है, जिन्हें मिश्रित पतझड़ वन भी कहा जाता है, जिनका एरिया 28.38% है दोस्तों। और शुष्क सागवान वन ये 6.86% है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन 6.26% है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 0.39%। सबसे कम उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है और ये आबू पर्वत के एरिया में पाए जाते हैं दोस्तों। इनको आप फैक्ट के हिसाब से तो याद ही करेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप इसका एक विशेष ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी कोई चीजें हो तो आप उनको मैप से याद करने की कोशिश किया करें। दोस्तों ये राजस्थान का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये मरुस्थली, आप पॉइंटर को देखिए, मैं जहां पे मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ ये देखिए मरुस्थली एरिया है, और इसमें जो भी वन है वो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है जिनका एरिया 6.26% है। दोस्तों ये एरिया बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पे वनस्पति बहुत कम होने की वजह से उनका एरिया 6.26% ही है दोस्तों। अब अपन आते हैं दोस्तों अरावली के आसपास के क्षेत्र में, तो यहाँ पतझड़ मिश्रित वन है जिनका मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम एरिया है 28.38%। ये अरावली के आसपास का है दोस्तों पॉइंटर के हिसाब से। अगर आप मैप के हिसाब से याद करेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा, एग्जाम में भी कर पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। यानी कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन आप समझ गए कि मरुस्थलीय एरिया में है और 6.26% है। इसके बाद अरावली के आसपास पतझड़ मिश्रित वन है 28.38%। अब आप राजस्थान के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे सागवान के वन मिलते हैं, शुष्क सागवान के, जिनका एरिया 6.86% है। और इसके पास में ही आपको शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन मिलेंगे जिनका एरिया 58.11%, यानी मैक्सिमम जो एरिया है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें हाड़ौती बेल्ट और ये वाला एरिया कवर होता है। तो ये वाला एरिया में दोक वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन है और ये सबसे बड़ा एरिया वनों का यहीं पे है। और ये आप माउंट आबू वाला एरिया देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उपोष्ण सदाबहार वन
पाए जाते हैं, जो सबसे कम एरिया है 0.39%। तो कोशिश करें दोस्तों मैथ को समझें और उसके हिसाब से याद करें, जो कि एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली। इसका सही आंसर दोस्तों मेवाड़ शैली है। शैली से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है दोस्तों, तो इनको अच्छे से तैयार करें। मेवाड़ शैली से रिलेटेड कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। मेवाड़ शैली में भित्ति चित्र परंपरा का विशेष महत्व रहा है। रंग संयोजन की विशेष प्रणाली है। इसके अंतर्गत मुख्य व्यक्ति अथवा घटना का चित्र सजीवता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भवनों का चित्रण, पोथी ग्रंथों का चित्रण आदि होता है। इस शैली में लाल पीले रंग की प्रधानता है और भवनों को प्राय सफेद रंग से चित्रित किया जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि कौन सी शैली में भवनों को सफेद रंग से चित्रित किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखें कि मेवाड़ शैली में सफेद रंग से चित्रित किया जाता है। इसके अलावा मेवाड़ शैली में स्त्री पुरुषों की लंबी नासिका, अंडाकृति चेहरे तथा मछली जैसी नेत्र बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि किस शैली में स्त्री की आंख मछली जैसी होती है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मछली जैसे नेत्र कौन सी शैली में बनाया जाता है। तो मेवाड़ शैली में। कौन सी शैली में भवनों को प्राय सफेद रंग से चित्रित किया जाता है, तो वो भी मेवाड़ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है? ऑप्शन अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, सेकंड मरुस्थलीय, थर्ड हाड़ौती और फोर्थ है पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर है दोस्तों मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आपको बताइए दोस्तों, लूनी नदी मरुस्थल वाले एरिया में होते हुए कच्छ के रण की तरफ जाती है, तो वो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ही पार्ट है। जहां मेरा पॉइंटर है वहां पे आप जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र ये है। और आपकी जो लूनी नदी है वो इसी क्षेत्र में बहते हुए कच्छ के रण की तरफ जाती है। सेकंड है अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। जो अरावली के आसपास का एरिया है वो अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये वाला एरिया दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो हाड़ौती वाला बेल्ट जो बच जाता है जहां से चंबल रिवर होके गुजरती है, और इसी साइड को दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है।